Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे वेगों का आपेक्षिक रूपांतरण तथा योग रेलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। माना कि एक फ्रेम एज इज, हम इसके पहले पढ़े थे रिलेटिविटी में हमने दो फ्रेम लिया था, एक फ्रेम एज इज और दूसरा जड़त्वीय फ्रेम एस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि माना कि एक फ्रेम एस इज दूसरे जड़त्वीय फ्रेम एस के सापेक्ष एक्स दिशा के अनुदिश वेग v से गतिशील है। माना किसी क्षण पर एक गतिमान कण के निर्देशांक फ्रेम एस के सापेक्ष है एक्स वाई जेड टी तथा फ्रेम एस डिस के सापेक्ष है एक्स डिस वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। स्पष्ट है कि इस क्षण पर फ्रेम एस व एस डैश में कण के वेग के घटक हो जाएंगे यू एक्स यू वाई यू जेड तथा यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश होंगे। जहाँ फ्रेम एस में यू एक्स इक्वल टू होगा डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई में होगा डी वाई अपॉन डी टी, यू जेड में होगा डी जेड अपॉन डी टी। तो ये फ्रेम एस में हुआ। इसी प्रकार फ्रेम एस डैश में हो जाएगा यू एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, यू वाई डैश इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, यू जेड डैश इक्वल टू डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। तो ये हुआ है एस फ्रेम एस में यू एक्स यू वाई यू जेड की वैल्यू और फ्रेम एस डैश में यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि हम इसके पहले पढ़े हुए थे व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण निकाले थे लॉरेंज रूपांतरण में। तो व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से होगा x इक्वल टू, ये वैल्यू को हम पहले निकाल चुके हैं, x इक्वल टू वाई एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश और t की वैल्यू t इक्वल टू वाई टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से। तो यहाँ पर dx की वैल्यू हो जाएगी y dx डैश प्लस v dt डैश, dy की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से dy डैश, dz इक्वल टू हो जाएगा dz डैश, dt की वैल्यू हो जाएगी y ब्रैकेट में dd डैश प्लस v dx डैश अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे हम यू एक्स इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स की वैल्यू रखी वाई डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश, डी टी की वैल्यू रखी वाई डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर ये y और y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश प्लस v को हमने बाहर लिख दिया। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी डैश। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश करके। तो यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, ये यू एक्स डैश की वैल्यू हो गई प्लस v 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, ये हो गया यू एक्स डैश की वैल्यू। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 1। इसी प्रकार यू वाई की वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई डैश अपॉन वाई डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे डी वाई अपॉन
डी टी डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश वाई, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वेयर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। तो यू वाई की वैल्यू आ जाएगी डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू होता है यू वाई डैश अपॉन वाई 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वेयर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स डैश। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट पे 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर यू वाई डैश 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। इसी प्रकार इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 2। इसी प्रकार हम यू जेड की वैल्यू निकालेंगे। यू जेड की वैल्यू आ जाएगी डी जेड अपॉन डी टी डी जेड डैश अपॉन वाई डी टी डैश प्लस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश अपॉन वाई 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वेयर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। यहाँ पे भी हम पहले की तरह लिखे हैं 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वेयर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। यू जेड की वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार यू जेड डैश इक्वल टू हो जाएगा यू जेड डैश अपॉन वाई प्लस 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वेयर। यू जेड डैश की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर यू जेड डैश अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 3। इस प्रकार हम वैल्यू निकाले यू एक्स की वैल्यू निकाले यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वेयर। यू वाई की वैल्यू निकाले 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर यू वाई डैश 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वेयर और यू जेड की वैल्यू निकाले 1 माइनस रूट पे वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर यू जेड डैश अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। इक्वेशन 3। उपयुक्त समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण जो 1, 2 और 3 है उससे स्पष्ट है कि यदि फ्रेम एस डेज का वेग है v प्रकाश के वेग c की तुलना में अत्यल्प है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि फ्रेम एस डेज का वेग है v जो प्रकाश के वेग c की तुलना में कम है तो इसे हम लिख सकते हैं v लेस देन c। तो राशि v अपॉन सी स्क्वेयर व वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर अत्यल्प होगी तथा तब यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स डैश प्लस वी यू वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई डैश और यू जेड इक्वल टू हो जाएगा यू जेड डैश जो कि गैलीलियन रूपांतरण के अनुरूप है। यहाँ में यू एक्स की वैल्यू आ रही है यू एस डैश प्लस वी और यू आई की वैल्यू आ रही है यू वाई डैश यू जेड इक्वल टू यू जेड डैश जो कि गैलीलियन रूपांतरण के अनुरूप है। यदि फ्रेम एस डैश है वो फ्रेम एस के सापेक्ष वेग v से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। जो फ्रेम एस डैश है वो फ्रेम एस के सापेक्ष वेग v से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तथा फ्रेम एच डैश के सापेक्ष एक फोटॉन है जो वेग v से x डैश अक्ष के अनुदिश गतिमान है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि जो फ्रेम है एच डैश वो फ्रेम s के सापेक्ष वेग v से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तथा जो फ्रेम एच डैश के सापेक्ष एक फोटॉन है जो वेग c से x डैश अक्ष के अनुदिश गतिमान है।
तब समीकरण 1 से फ्रेम s के सापेक्ष फोटॉन का वेग होगा ux इक्वल टू c प्लस वी और अपॉन में 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर सी। समीकरण 1 था हमारा ux इक्वल टू ux डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यू एक्स डैश इक्वल टू वी रखिए, क्योंकि फ्रेम एस डैश में जो फ्रेम एस के सापेक्ष है वे वी से एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यू एक्स के डैश की जगह सी रख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सी। जो फ्रेम एस डैश के सापेक्ष एक फोटॉन ले रहे हैं जो वेग वी से एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। तो यहाँ पर हम यू एक्स डैश की जगह फोटॉन सी रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश की जगह सी रखिए तो सी प्लस वी 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी यू एक्स डैश था तो यहाँ पर सी रखिए। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा सी प्लस वी 1 प्लस सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस वी अपॉन सी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, एल्सियम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस वी अपॉन सी प्लस वी। सी प्लस वी और सी प्लस वी है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सी, अर्थात फ्रेम एस के सापेक्ष भी फोटॉन का वेग है वो सी है। अब यदि यह माना जाए कि फ्रेम एस के सापेक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश प्रकाश के वेग सी से गति कर रहे हैं। यहाँ पे बोले इसका पहले हम फोटॉन लिए थे। अब यदि यह माना जाए कि फ्रेम एस के सापेक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश प्रकाश के वेग सी से गति कर रहा है तथा फ्रेम एस के सापेक्ष एक फोटॉन वेग सी से एक्स डैश अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तो फ्रेम एस के सापेक्ष फोटॉन का वेग होगा यू एक्स इक्वल टू सी प्लस सी 1 प्लस सी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर v की जगह c रख देंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू सी प्लस सी 1 प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर सी। क्योंकि यहाँ पे फ्रेम एस के सापेक्ष एक फोटॉन वेग सी से एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तो फ्रेम एस के सापेक्ष फोटॉन का वेग हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू सी प्लस सी 1 प्लस सी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसे, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर तो सी बचेगा। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी भौतिक कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता, और इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि जो किसी भी भौतिक कण का वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू यू एक्स, अगर हम यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू सी रखें, यू एक्स डैश की वैल्यू सी रखें तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पर सी आ रही थी, तो फ्रेम एस के सापेक्ष फोटॉन का वेग सी था और यहाँ पर भी यू एक्स की वैल्यू है वो सी आ रही थी। दोनों कंडीशन में जो फोटॉन का वेग है वो सी आ रहा है, जिससे निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी भी भौतिक कण का वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम यहाँ पर वेगों का आपेक्षिक रूपांतरण और योग को